नमस्कार। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर बिखरे शूल न हो। नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करते हुए एक शख्सियत आज हमारे कार्यक्रम में मौजूद है, जिन्होंने एक ऐसे सफर को चुना जो आसान तो नहीं था, लेकिन लीक से हटकर कुछ करने का हौसला जरूर देता था। हम बात कर रहे हैं नेहा सिंह की, जिन्होंने अभी हाल ही में विश्व कीर्तिमान बनाया सबसे बड़ी पेंटिंग का गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराकर और भारत का मान बढ़ाकर। आज हम अपने कार्यक्रम में आपको पाकर बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि भारत की बेटी ने एक बार फिर भारत का नाम रोशन किया। तो कैसा लग रहा है आपको इस उपलब्धि पर? और सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत आभार मैम। और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि अपने भारतवर्ष के लिए, अपने देश के लिए कुछ छोटा बहुत करने का प्रयास कर रही हूँ और सबके आशीर्वाद से ये सफल हो रहा है। तो सभी सबकी दुआएं काम कर रही हैं साथ में। बहुत अच्छी बात है। और ये जो अचीवमेंट था, ये जो उपलब्धि थी, कहते हैं कि उपलब्धि एक दिन की होती है, लेकिन इसकी तैयारी वर्षों से शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले ये विचार मन में आपके कब और कैसे आया? वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का जो विचार था मेरे अंदर, ये 2017 से ही चल रहा था, जब पहली बार मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर डॉक्टर जगदीश पिल्लई सर से मिली थी जी। तब वहाँ पे मैंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक इवेंट देखा जो उनके रिकॉर्ड में था। उनके एक रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में वो दर्ज हुआ था। उनका मानना था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तक ही नहीं, बेटी बढ़ाओ तक। वो चीज़ मेरे दिल को छू गया और फिर उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है, मुझे भी एक रिकॉर्ड क्रिएट करना है, इंडिया को हमेशा रिप्रेजेंट करना है एक राष्ट्रीय स्तर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। क्या बात है। तो उस वक्त से स्टार्ट हुआ सफ़र और आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भारत का नाम, स्पेशली कहें बलिया का नाम, जो कि कहीं पे भी हिस्ट्री में नहीं था, और ये बलिया के इतिहास में पहली बार हुआ कि उसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया। साथ ही बीएचयू के 104 वर्ष के इतिहास में पहली बार किसी विद्यार्थी ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। तो ये बहुत खुशी की बात है। बहुत ही खुशी की बात है। और ये जो विषय रहा आपका, इसके बारे में हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किस विषय पे ये पेंटिंग थी और ये विषय आपने क्यों चुना? ये जो पेंटिंग थी जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुई है, ये है मोक्ष का पेड़, जो कि भगवत गीता से लिया गया है। और इसमें जिन रंगों का प्रयोग किया गया है वो है खनिज रंग। ये पेंटिंग 62.72 स्क्वायर मीटर में है और इस पेंटिंग को बनाने का उद्देश्य ये है कि अपनी संस्कृति, अपने धरोहर और अपने मूल से जुड़ने का, और अभी के समाज में जो हमारे युवा हैं वो इस चीज़ के महत्व को समझे, जाने और उसके तरफ फिर से लौटें। क्या बात है। तो पेंटिंग से फिर वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति की तरफ का जो आपका ये सफर था, ये जो झुकाव हुआ, वो किस वजह से? क्योंकि ज्यादातर हम देखते हैं कि जो आर्ट के स्टूडेंट्स होते हैं वो फिर फाइन आर्ट्स करने के बाद में एक अच्छे पेंटर होते हैं या अलग एक उनकी दुनिया होती है, लेकिन उसके माध्यम से आपने वैदिक धर्म और संस्कृति को परिभाषित करने की कोशिश की है। तो दोनों का मेल कैसे हुआ? मेल जो कहेंगे कि अगर किसी से कहा जाए कि आपको इंग्लिश आती है, हिंदी आती है, संस्कृत आता है या अदर लैंग्वेजेस पूछे जाएं, तो शायद वो कंफर्टेबल फील ना करे या बोले कि मुझे एक ही आता है या दूसरा नहीं आता। जी। जो वैदिक संस्कृति है, जिसे समझने की बात है, उसे समझने के लिए हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना मेरा उद्देश्य था। चाहे वो कोई बहुत पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, वो इस चीज़ को समझे कि ये संस्कृति है क्या। जी। और पेंटिंग एक ऐसा माध्यम है जिसे किसी अन्य भाषा की आवश्यकता नहीं होती, हर कोई उसे समझ सकता है, जान सकता है। तो पेंटिंग को मैंने एक तरीके से अपना लैंग्वेज चुना और अपनी जो धरोहर है या जो हमारे जो ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को विषय चयन करके अभी पेंटिंग किया, एग्जीबिशन किया और उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रचार प्रसार के लिए मैं काम कर रही हूँ। तो फौजियों के घर में जन्मी बेटी, जहाँ का माहौल फौजियों का है और एक ऐसा परिवेश, ऐसी स्थिति में कहाँ से शुरुआत हुई? कुछ यादों के झरोखों से देखते हैं तो क्या कुछ याद आता है? अगर आर्ट की शुरुआत देखी जाए तो हम लोगों ने बचपन में बहुत कम ही कहानी सुनी है परियों की। ज़्यादातर पापा लोग जितने भी हैं, जॉइंट फैमिली है, चारों फौजी हैं।
तो हम लोगों ने ज़्यादातर फौजियों की स्टोरी सुनी है, देश के लिए कुछ करना है वाला स्टार्टिंग से माहौल था कि देश के लिए सबसे पहले देश को रखना है। और पर मेरा आर्ट वाला जो चीज़ था वो गांव में हम लोग रहे हैं, तो चूल्हे से जो राख निकलती है उसको चाल के उस पे मैं आर्ट करती थी, या फिर दीवार पे जो धुएं लग गए हैं उन पे से चौक से बना के ड्राइंग करती थी। और मेरा ग्रेजुएशन जो था एकदम से सडनली आर्ट में हुआ। 12th तक मैंने कहीं पे भी आर्ट नहीं लिया था। अच्छा जी। तो यानी कि एक ग्रामीण परिवेश में एक कला, एक प्रतिभा का जन्म हुआ खेल खेल में यूं ही, लेकिन कौन जानता था कि उसे पहचान विश्व मंच पर मिलने वाली है। तो जब माता पिता आज आपको इस रूप में पाते हैं कि उनकी बेटी ने न सिर्फ उनका बल्कि पूरे देश का मान बढ़ाया, तो कैसा महसूस वो करते हैं और आप उन्हें ऐसा देख करके कैसा क्या सोचती हैं और क्या इरादा है आगे करने का? अभी जो भी चीज़ें कर रही हूँ, कई चीज़ें अभी दिख नहीं रही हैं, लेकिन वो चीज़ कंटिन्यू है। मैं चाहती हूँ कि आने वाले कल के दिन में भी जो हमारा देश है उसको दोबारा से रिप्रेजेंट करूँ, उसकी पूरी तैयारी। और फैमिली इस चीज़ को लेके बहुत खुश है कि आप अपने देश के लिए कुछ कर रहे हो जो शुरू से वो चाहते थे। और एक प्लस पॉइंट मेरी फैमिली में था जो कि पहले थी कि हाँ बेटी ग्रेजुएशन कर ली, इसकी शादी कर देनी है, वो जो सोच थी वो बदल चुकी है। अब उन्होंने मुझे स्वतंत्र छोड़ दिया है कि तुम्हें विवाह करना है करो, नहीं करना है मत करो, तुम जो चीज़ कर रही हो तुम उसमें अपना 100% दो। तो अभी पूरी फैमिली मुझे सपोर्ट कर रही है इस चीज़। क्या बात है। तो चुनौतियां भी कुछ रही होंगी, क्योंकि अक्सर जब हम शुरू करते हैं तो शुरुआत में प्रारंभिक स्तर से लेकर के और आगे बढ़ने तक उस रास्ते में कई पत्थर आते हैं। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसी स्थितियां रही? बिल्कुल बिल्कुल। मैं स्वामी विवेकानंद जी के पद चिन्हों पे चलना ज़्यादा पसंद करती हूँ। उन्होंने एक चीज़ कहा था, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरानि बोधत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गम पथस्तत् कवयो वदन्ति। यानी कि ऐसे रास्ते पे जो चलना है वो छुरे के पैने की जो धार है उस पे चलने के बराबर है। हो सकता है आपको कई तरीके की कमेंट्स करें लोग, कई तरीके की बात बताएं जो आपकी फैमिली तक जाए और वापस आप इन सब चीज़ों में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो लोगों ने बहुत पांव खींचा, कई लोगों ने बहुत उल्टे तरीके से कह सकते हैं कि पत्थर चलाना जो शब्दों का होता है, कैरेक्टर पे चलाना, घर तक कई चीज़ें पहुंचा देना जिससे कि आपका बच्चा वापस गांव चला जाए और वो रोक दी उस चीज़ों को। तो वो रुका नहीं और विवेकानंद जी की उन बातों को हमेशा अपने दिमाग में रखा कि मुझे अपने ध्येय तक जरूर चलना है, कुछ भी हो जाए। तो वो एक स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं विवेकानंद की जो बातें थी मुझे यहाँ तक लेके आई और उसी को मैं अभी तक अप्लाई कर रही हूँ और शायद यही वजह है कि आज इस मुकाम पे आ पाई हूँ। बिल्कुल। तो एक जो ये जिजीविषा है, एक दृढ़ संकल्प आपके मन में आया, वो कहीं न कहीं से तो जरूर आया होगा, उसके पीछे आप किसे श्रेय देना चाहती हैं? अभी 3 साल पहले जब मैं यहाँ मतलब कह सकते हैं कि जब मैं वाराणसी में थी तो उससे पहले सिर्फ एक आर्ट करना है, आर्टिस्ट बनना है, यहीं तक मेरी सोच थी। लेकिन जब वैदिक चीज़ों को समझा और जाना तो लगा कि नहीं, अब ये दूसरे मेरे लाइफ का टर्न पॉइंट है और यहाँ से मुझे नई चीज़ की शुरुआत करनी है और जो हमारी संस्कृति है, सभ्यता है, उसके लॉजिक को जानना है और तब उस चीज़ को बताएंगे। क्योंकि यूथ जब तक आप लॉजिक नहीं बताएंगे उस चीज़ पे ट्रस्ट नहीं करते, उसे फेक समझने लग जाते हैं, अंधविश्वास में डाल देते हैं। तो मेरा जो माइंड सेट था इस चीज़ को लेके, कहीं ना कहीं मैं भी ऐसे ही यूथ में से थी जो कि इस चीज़ को बहुत ज़्यादा नहीं सोच पाती थी। पर मैं इसका क्रेडिट देना चाहूँगी डॉक्टर जगदीश पिल्लई सर, जो कि मेरे गुरु हैं और उन्होंने हर एक चीज़ का साइंटिफिक क्या मतलब महत्व है और क्या लॉजिक है उसका, हर एक चीज़ को उन्होंने क्लियर किया और वो दिमाग में मेरे बैठ गया है कि हाँ अब मुझे किस तरीके इस चीज़ को आगे बढ़ाना है, यूथ तक इस चीज़ को कैसे जोड़ना है और एक जो भारत था वो पहले वाला भारत कैसे फिर से विश्व पटल पे रखना है। तो विश्व गुरु, भारत विश्व गुरु के रूप में हमेशा से रहा है, तो फिर से एक बार हमें ये एहसास कराना है अपनी युवा पीढ़ी को कि भारत विश्व गुरु क्यों बना। तो वैदिक दर्शन की बात करें, वैदिक धर्म की बात करें, संस्कृति की बात करें, तो अभी आपने जैसा कहा, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है कि विज्ञान कहीं न कहीं उससे छूट गया समय के साथ जो है, और लोगों ने सिर्फ उसे एक अंधविश्वास और आस्था का विषय मान लिया। तो उसे लेकर के आपकी क्या मुहिम है, आगे क्या कुछ करना चाहती हैं जिससे कि हमारी जो आगे की जनरेशन है, यूथ हैं जो, वो उससे जुड़ सकें?
वैदिक विज्ञान का सबसे पहले तो अगर हम लॉजिक किसी को भी दिखाते हैं या उसके प्रयोग एक्सपेरिमेंट सबके सामने रखते हैं तो उस पर यकीन करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब जैसे कि हमारे यहाँ जो मंत्र चिकित्सा है, फॉर एग्जांपल, कि हमारे यहाँ कई चीज़ें मंत्र से उपचार की जाती थी, कई पद्धतियाँ थी। तो जिस तरीके से उदाहरण के लिए हम गायत्री मंत्र को लें कि गायत्री मंत्र बोलने से किस तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है, वो कैसे असर करता है, तो गायत्री मंत्र के जो 24 अक्षर हैं हमारी बॉडी के 24 ग्रंथियों पे वो एक तरीके का करंट जैसा काम करते हैं, वाइब्रेशन होती है उसके उच्चारण करने से। तो जिस प्रकार की प्रॉब्लम होती है उस चीज़ को वहाँ वहाँ ठीक करता है। जैसे कि अगर हमारे पैर में चोट लगा है तो मेडिसिन खाते हैं तो ठीक उसी जगह पे वो हील करता है और वहाँ आराम देता है। मंत्र भी उसी तरीके से काम करते हैं। उसका वाइब्रेशन, उसका जो बोलने का उच्चारण का अगर सही तरीका है तो बड़े से बड़े रोग को भी ठीक किया जा सकता है। तो सारे जितने भी साइंटिफिक बातें कही गई है वो हमारे वैदिक चीज़ों में है, वो पूर्णतः वैज्ञानिकता पे ही आधारित है। लेकिन अभी जो बीच में कुछ चीज़ें आई, किसी ने अपने तरीके से तोड़ मरोड़ कर दिया इस चीज़ को हटाने के लिए, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए, तो कारण यही है कि अभी के टाइम में जो यूथ है उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर मुझे लगता है कि दोबारा से उस पर अगर वो जाएं और पढ़ें समझें तो कहीं ना कहीं उस पर यकीन भी करेंगे और ये पूर्ण रूप से पूरे भारतीय आपको ऐसे पाए जाएंगे जो इस पर ट्रस्ट करते हो, इस चीज़ को प्रमोट करेंगे, आगे बढ़ाएंगे और ऐसी ही जीवन शैली भी जिएंगे। बिल्कुल। तो आपने गिनीज वर्ल्ड बुक जो रिकॉर्ड बनाया, इसके अलावा कुछ पुस्तकें भी आपकी प्रकाशित हुई और कुछ डिजिटल पेंटिंग के बारे में भी हमने सुना है, तो उनका जिक्र भी करना चाहेंगे। जो दशोपनिषद है, जो कहा जाता है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 10 जो है हमारे उपनिषद उन पे अपना भाष्य किया था 200 उपनिषदों में से। तो उस उपनिषद को पेंटिंग फॉर्म में लाना कि लोगों तक उस चीज़ को पहुंचाना है मुझे, तो मैंने उसको पेंटिंग किया, फिर उसे डिजिटल रूप में लाया। फिर उस चीज़ को रिकॉर्ड ने अपने उसमें दर्ज कर लिया कि भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने वैदिक विषय पे इस तरीके से ऐसे उपनिषदों पे काम किया है। तो एक तो वो रहा, और साथ में ही इसी लॉकडाउन में जब ये लॉकडाउन लगा था तो बहुत आपदा को अवसर में बदलने के लिए हमारे प्रधानमंत्री भी किस तरीके से बताते हैं, तो उस टाइम को बहुत अच्छे से यूज़ किया और 7 बुक्स जो थे वो उसी लॉकडाउन में आए। जैसे कि राम नाम शास्त्र है, उसमें राम के नाम के पीछे जो भी वैज्ञानिकता है उसको बताना। फिर जीवन दर्शन गीता, भगवत गीता को आप किस तरीके से समझ सकते हैं, अभी के यूथ को अगर समझाना है तो उस तरीके से उस लैंग्वेज में भगवत गीता है, उपनिषदों के बारे में है, और कविता संग्रह है, पंचतत्व महावाक्य की एक जो बुक है वो है। साथ ही ऐसे करके टोटल 7 बुक्स लिखे गए हैं। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हमारी तरफ से, आप जीवन में आगे बढ़ें और ऐसे ही हमारी युवा पीढ़ी को और हमारे समाज को संदेश दें अपने विभिन्न नवाचारों के माध्यम से। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो मुलाकात हमारी रही हमारे लिए कुछ इस रूप में सार्थक होगी कि हम भी देखें कि हम क्या कुछ कर सकते हैं अपने देश के लिए, अपने लिए, अपनों के लिए। तो इसी उम्मीद के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात, दीजिए इजाजत। नमस्कार।
से चिपक गई ना जानो राम, तकियन से चिपक गई ना जानो राम, बिंदिया मोरी खोई गई ना जानो राम, ना जानो ना जानो ना जानो राम, बिंदिया मोरी खोई गई ना जानो राम, बिंदिया मोरी खोई गई ना जानो राम, बिंदिया मोरी खोई गई ना जानो राम। कैसन कैली सिंगार, कैसन कैली सिंगार, देख एक बेरिया, हो देख एक बेरिया, तनी ताकन बलमा हमारे ओरिया, तनी ताकन बलमा हमारे ओरिया, कैसन कैली सिंगार, देख एक बेरिया, देख एक बेरिया, तनी ताकन बलमा हमारे ओरिया, तनी ताकन बलमा हमारे ओरिया, ओ तनी ताकन बलमा हमारे
तनिता कन बलमा हमारी ओरिया, 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 तनिता कन, तनिता कन, तनिता कन बलमा